सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस दो पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं अपनी प्रोफेशनल एथिक्स के। सबसे पहले हमने गाइस कवर करा था ऑल द सेक्शंस इन प्रोफेशनल एथिक्स। तो कुछ सेक्शन है गाइस, सेक्शन 8, सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 एंड सेक्शन 5, सेक्शन 7, सेक्शन 27। Section 8 guys, disqualification. Section 2 subsection 2 is for deemed to be in practice. Section 5 is guys members, types of members, fellow and associate. And section 7 is guys designation. Section 27 is branches. ये सब हम कर चुके हैं। उसके बाद guys हमने पार्ट 1 करा था, सॉरी शेड्यूल 1 पार्ट 1। इसमें गाइज हमने क्लोज देखे थे कुछ, क्लोज 1, 2, 3, 4, 5, फिर 6, 7 हमने नहीं करा। उसके बाद हमने 8 करा, 9 करा, 10 करा, 11 करा, 12 करा। तो गाइज 1 किसके साथ डील करता था। चलो इसको ना गाइस, इसको अभी बाद में देखेंगे। हमने सिर्फ अभी इतना कवर करा है, जो इसके नाम याद करने हैं ना, वो एक शॉर्टकट ट्रिक के साथ इसको हम लास्ट में अपना कवर करेंगे। तो हमने ये सेक्शन कवर कर चुके हैं और ये क्लॉजेस हम कवर कर चुके हैं। तो एक बार देख ही लेते हैं गाइस। क्लॉज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12। तो क्लॉज नंबर 1 किसके साथ डील करता है गाइस, यू नो कि एक पर्टिकुलर पर्सन अलाउज टू यूज़ हिज नेम। तो एक पर्टिकुलर चार्टेड अकाउंटेंट ना अपना नाम यूज़ करने के लिए जब उसको दे देता है, तो उस केस में क्लोज 1 उसमें उसके बारे में बात करता है। क्लोज 2 बात करता है गाइस पेमेंट के बारे में, कि अपना शेयर जो है ना पे कर देता है, अपना जो हमारे सीए सर अपना फीस का शेयर पे कर देते हैं। उस केस में कैसे वो होता है डिफ़ॉल्ट, तो वो होता है। थर्ड होता है गाइस रिसीव का, अगर वो किसी पर्टिकुलर पर्सन से शेयर रिसीव कर रहे हैं तो उस केस में क्या होता है। 4 होता है गाइस पार्टनरशिप का। 5 होता है सिक्योर, किसी कोई काम सिक्योर कर लिया। 8 होता है गाइस इनकमिंग ऑडिटर। और 9 होता है गाइस, 9 कौन सा होता है, 9 कौन सा होता है। 11 देखते हैं पहले, 11 मेरे को याद आ रहा है। 11 कौन सा होता है गाइस, मेरे को याद ही नहीं आ रहा यार 11 कौन सा होता है। 11 कौन सा होता है गाइस, अनदर बिजनेस। कोई अलग बिजनेस जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में नहीं लिखा हुआ ना, ऐसा कोई बिजनेस करते हैं तो वो हमारा सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में होता है। और सेक्शन 12 में होता है साइनिंग का। और 10 में होता है गाइस परसेंटेज वाला, कि उसको परसेंटेज में फीस अलाउड नहीं है। एंड 9 होता है गाइस, 9 किसका होता है, 9 किसका होता है, कंपनी एक्ट वाले सेक्शंस का कंप्लाई नहीं करा। तो बिल्कुल भी वरी नहीं होने का, इसको देखेंगे लास्ट में एक एक क्लोज के साथ, एक एक नाम आपको याद होगा। गारंटी 100% गारंटी मैं लेता हूँ गाइस। और बोलो ठीक है गाइस। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं इस पार्ट में। पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं, पार्ट 2 हम कवर कर चुके हैं। नाउ मूविंग ऑन टू पार्ट 3। पार्ट 3 में हम कवर करने वाले हैं, सॉरी ये पार्ट 4 है गाइस। पार्ट 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें क्लोज 6 एंड क्लोज 7 मिलेगा आपको। तो पार्ट 4 अभी हम करने वाले हैं। पार्ट 4 में गाइस, पार्ट 4 में आपको मिलेगा सेकंड शेड्यूल का पार्ट 1, सेकंड शेड्यूल का पार्ट 1। ये सारे क्लॉजेस जितने भी इस पर्टिकुलर पार्ट 1 में क्लॉजेस हैं, बड़े टेक्निकल क्लॉजेस हैं इस पार्ट 1 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये, एग्ज़ाम में हाईली टेस्टेबल होता है यहाँ से क्वेश्चन आना। तो प्लीज़ ध्यान से इसको देखते हैं। इसके लिए आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ए चार्ट फॉर दिस पर्टिकुलर टेंटन। एंड ये रहा आपके सामने गाइस। एक बार आपको दिखाऊं ऊपर करके कैसा है ये, एक बार आप देखना चाहोगे गाइस तो देखो गाइस। मैं लास्ट में दिखाता हूँ अभी आपको, ठीक है। अभी कैमरा का ना फोकस हिल जाएगा गाइस, तो लास्ट में देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम जो अपनी शेड्यूल 2 का पार्ट 1 देखने वाले हैं। पार्ट 1 में क्लोज 1 देखने वाले हैं। तो गाइस कॉमन लाइन आपको याद होगी, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी। यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस डीम्ड टू बी गिल्टी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ़ से आगे सारे क्लोजेस हमारे स्टार्ट होंगे। तो ये लाइन आपको दिमाग में याद रखनी है। वैसे मैं हर क्लोज के साथ रिपीट करता जाऊंगा। तो देखते हैं गाइस। सबसे पहले क्लोज में कहता है
if the chartered accountant in practice is deemed to be guilty of professional misconduct if he discloses information acquired in course of his professional engagement to any person other than his client, बट ही में डिस्क्लोज। उसके बाद गाइस एक्सेप्शन आता है, वो कहता है कि वो डिस्क्लोज कर सकते हैं। किसको डिस्क्लोज कर सकते हैं, या तो उस केस में या तो क्लाइंट से परमिट हो, या फिर लॉ एंड रेगुलेशन में लिखा हो कि भैया डिस्क्लोज तो करना ही पड़ेगा, आपको क्लाइंट की परमिशन नहीं चाहिए। उस केस में हम जो है डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो गाइस फिर क्या होगा उसके बाद, उसके बाद आता है फर्स्ट पॉइंट में गाइस हमारे को बोलता है वो, अ सीए इन प्रैक्टिस कांट डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज असाइनमेंट। जो सीए इन प्रैक्टिस है ना हमारे सीए सर, ही कांट इवन डिस्क्लोज आफ्टर द, सपोज गाइस ऑडिट पीरियड हमारा कंप्लीट हो जाता है, जैसे अभी नए कंपनीज एक्ट में आया है कि 5 साल के बाद ऑडिटर रोटेशन होना ज़रूरी है। तो 5 साल के बाद भी ना वो किसी को जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने ऑब्टेन करी है वाइल परफॉर्मिंग engagement, he obtains certain information about the particular client, then he is not eligible to disclose that particular information even after the completion of the audit assignments, unless it should be permitted by client, or it is in regular it is mandatory in law regulation। तो जब तक उन दोनों केसेस में वो केस फॉल नहीं करता तब तक हमारे को डिस्क्लोज नहीं करना है। उसके बाद गाइस आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट पे, ही में प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू अथॉरिटीज प्रोवाइडेड रिक्वेस्ट फॉर डिस्क्लोजर मस्ट केम फ्रॉम क्लाइंट। तो गाइस वो कहता है ठीक है आप ना अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, लेकिन तभी दे पाना जब ना आपको क्लाइंट ने परमिशन दी है। जब तक आपको क्लाइंट ने परमिशन दी नहीं, आप किसी अथॉरिटी को भी बता नहीं सकते। फिर थर्ड पॉइंट में गाइस कहता है वो हमारे को, आप जो 143(12) में रिपोर्टिंग करते हो ना सेंट्रल गवर्नमेंट को, जब आपका फ्रॉड का अमाउंट एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर उठ जाता है, उस केस में हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करनी होती है। अगर अमाउंट बिलो द लिमिट होता है तो डायरेक्टर्स को अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ता है कि कैसे ये फ्रॉड हुआ। तो गाइस उस केस में वो बोलता है कि ऑडिटर ना, सीए इन प्रैक्टिस ना, उस केस में ऑडिटर की क्लाइंट की इंफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकता है, उसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सबसे पहला गाइस स्टार्टिंग से देखते हैं क्लोज 1 कहाँ से स्टार्ट हुआ था। ए सीए इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी इन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही डिस्क्लोजेस एनी इंफॉर्मेशन if he discloses any information acquired in course of his professional engagement to any person other than his client, unless it is permitted by client or it is under law and regulation। So second point में guys उसने बोला CA in practice is not authorized can't even disclose after completion of his engagement। तो उस केस में भी वो नहीं कर सकता। फिर गाइस हमारे पास सेकंड पॉइंट में उसने बोला ही में प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू रेगुलेटरीज, बट रेगुलेटरीज को वो इन्फॉर्मेशन दे सकता है, बट कंडीशन क्या होगी, उसके लिए प्रायर अप्रूवल उसको लेना पड़ेगा क्लाइंट से। क्लाइंट की परमिशन तो लेनी होगी भाई, लेनी होगी। ठीक है गाइस, क्लाइंट की परमिशन लिए बिना हम नहीं दे सकते। फिर उसके बाद गाइस थर्ड पॉइंट आता है, वो कहता है कि ना अगर हमारे को ना सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करनी पड़ जाती है ना 143(12) में फ्रॉड की रिलेटिंग, तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा रिपोर्टिंग कर सकते हो। ठीक है गाइस, अभी तक सिर्फ हमने इतना पढ़ा है ना। उसके पहले हमने फर्स्ट पॉइंट देखा, ये वाला डिस्क्लोजेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। एक बार फटाफट रीड आउट कर लीजिए मेरे साथ। डिस्क्लोजेस इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड इन कोर्स ऑफ हिज प्रोफेशनल एंगेजमेंट टू एनी पर्सन अदर देन हिज क्लाइंट, बट ही में डिस्क्लोज इफ परमिटेड बाय हिज क्लाइंट और रिकॉर्ड बाय एनी लॉ। फिर उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है सीए इन प्रैक्टिस कांट डिस्क्लोज इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज असाइनमेंट। आफ्टर कंप्लीशन गाइस, कंप्लीशन के बाद भी ये देखो, आफ्टर कंप्लीशन के बाद भी ना वो नहीं कर सकते। और उसके बाद गए सेकंड पॉइंट में देखो आप, ही में प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्में दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए रिक्वेस्ट जो है क्लाइंट से परमिशन हमारे को चाहिए होगी। फिर फ्रॉड वाला पॉइंट आता है 143(T) में 143(12) में, इसके लिए आपको परमिशन नहीं चाहिए। फिर उसके बाद गाइस कुछ ड्यूटीज़ आती है हमारे पास।
ड्यूटी इन रिलेशन टू अनलॉफुल एक्ट्स बाय क्लाइंट। गैस इसमें क्या होता है, इसमें वो ना अगर किसी पर्टिकुलर हमारे ऑडिटर को कोई गलती मिलती है बुक्स में, तो गैस उस केस में क्या होगा, अब आपने तो ऑडिटर को कह दिया कि वो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकता, तो गैस लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, तो उसको कोई गलतियाँ मिल रही हैं अकाउंट्स में, कुछ ऐसी गलतियाँ मिल रही हैं, तो वो क्या करेगा गैस, वो आंख बंद करके क्या देखता रहेगा क्या गैस, नहीं देखेगा। तो फर्स्ट पॉइंट में बोला है गैस, नो ड्यूटी ऑन सीए टू इन्फॉर्म टैक्स अथॉरिटीज अबाउट टैक्स फ्रॉड्स बाय हिज क्लाइंट। सीए की कोई भी ड्यूटी नहीं है, 1% भी कोई ड्यूटी नहीं है कि वो क्लाइंट के जो टैक्स के, उसको पता भी, चाहे उसको पता है ऑडिटर को कि क्लाइंट ने हमारा फ्रॉड करा हुआ है, कुछ टैक्स में टैक्स कम करा हुआ है, क्या उसमें कुछ भी गड़बड़ियाँ करी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसको टैक्स अथॉरिटीज़ को जाकर नहीं बताना। फिर सेकंड पॉइंट में गाइस उसको बोला बताना भी नहीं है लेकिन छुपाना भी नहीं है, बताना। फर्स्ट पॉइंट में ध्यान से सुनते जाइएगा गाइस, बस इस केस में आप नोट डाउन करिए इस पॉइंट के साथ, बताना भी नहीं है। इस पॉइंट में आपने लिख लिया बताना भी नहीं है। अब सेकंड पॉइंट में देखिए लिखा है छुपाना भी नहीं है, लिख लीजिए गाइस, बहुत हेल्प करेगा आपको ये। छुपाना भी नहीं है, यहाँ पर बताना भी नहीं है, छुपाना भी नहीं है। उसके बाद गाइस आता है जताना है, क्लाइंट को जताना है, फिर डराना है। क्लाइंट अगर समझदार होगा तो उसने मान जाना है। तो गाइस देखा, पोएम बन गई ना। फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा बताना भी नहीं है, छुपाना भी नहीं है, क्लाइंट को जताना है, डराना है, क्लाइंट समझदार होगा तो उसने मान जाना है। एक बार दोबारा बोलते हैं गाइस, बताना भी नहीं है, छुपाना भी नहीं है, जताना है, डराना है, क्लाइंट समझदार होगा तो उसने मान जाना है। इसको आप नोट करके रख लीजिए अपने पास। अब एक बार रीड आउट करते हैं। इस केस में हमने देखा क्या था, बताना नहीं है, तो आप एक बार रीड आउट कीजिए इसको। नो ड्यूटी ऑन सीए टू इन्फॉर्म टैक्स, तो ठीक है बताना नहीं है, ये वाली बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। फिर उसके बाद आता है छुपाना नहीं है, तो यहाँ पर देखिएगा शील्ड हिम, इसको पढ़ेंगे तो ये वाली आप यहाँ पर लिख लीजिए, छुपाना नहीं है। फिर यहाँ पर लिखा है गाइस जताना है, उसको जताना है कि आप हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एडवाइस क्लाइंट इन ए परसुएसिव वे नॉट टू इन्वॉल्व इन टैक्स फ्रॉड्स। उसको जताना है, फिर उसको बताना है, फिर उसको डराना है कि अगर मैं अगर टैक्स का छापा पड़ गया यहाँ तो आपको ये फ़ाइन तो देना ही पड़ेगा, आपको ना जेल भी हो सकती है। तो पढ़िए यहाँ पे, disclosure by client may entail only penalties but non-disclosure may result even in jail। अभी तो आप बता दोगे ना तो सिर्फ आपको पेनल्टी ही पे करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप नहीं बताते और यहाँ पर टैक्स का छापा पड़ जाता है तो आपको जेल भी हो सकती है। तो क्लाइंट को डराना है, अगर क्लाइंट समझदार होगा तो उसने मान जाना है। तो गाइस ये पूरा हमने इसमें पढ़ा। फिर उसके बाद गाइस आता है, यहाँ पे पॉइंट आता है कि अगर ना टैक्स अथॉरिटीज़ ने उसके पर्टिकुलर कंपनी के ऑडिटर को एक लेटर भेजा कि ऑडिटर साहब आप क्या करते जा रहे हो, इस कंपनी में तो इतनी गड़बड़ियाँ हो रही हैं और आप जो है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट साइन करके देते जा रहे हो, क्या कर रहे हो आप हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स भेजो, जल्दी आओ हमारे पास, हमसे मिलो। तो गाइस उस केस में अब वो इन्फॉर्मेशन वहाँ उसको क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन टैक्स अथॉरिटीज़ को देगा या नहीं देगा, क्वेश्चन ये उठता है कि इन्फॉर्मेशन देगा या नहीं देगा। तो गाइस उस केस में क्या होगा गाइस, उसको ना लीगल एक्सपर्ट से ओपिनियन लेना होगा। उसके बाद गाइस एक लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास, देखते हैं, एक सेकंड मेरे को दीजिएगा गाइस, एक सेकंड इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी। ये चार्टर थोड़ा बड़ा है तो फ्रेम में ना सेट नहीं आ रहा, सो सॉरी फॉर दैट गाइस।
तो देखते हैं, अगर जो हमारा फ्रॉड है ना, जो फ्रॉड है वो पास्ट ईयर रिटर्न से ना रिलेटेड है, पास्ट पिछले साल ना कुछ रिटर्न भरी थी लेकिन उसमें ना गलतियां आ गई थी, तो इसमें ना गाइस दो केस होंगे हमारे पास, या तो पिछले साल जो ऑडिटर है वो इसी साल भी ऑडिटर होगा, पिछले साल वाला ऑडिटर इस साल भी ऑडिटर होगा, या तो ये केस होगा, या फिर पिछले साल ऑडिटर कोई अलग था, इस साल हमारा नया ऑडिटर है, हमारा इनकमिंग ऑडिटर नया है, न्यू ब्रांडेड है गाइस, एकदम एक्सक्लूसिव ऑडिटर है, उसको कुछ नहीं पता पिछले बार के बारे में, तो फिर भी उसको अगर पता लग जाता है कि कुछ पिछले साल ऐसी गलतियां हुई थी, तो वो बोलेगा क्लाइंट को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके, सर प्लीज़ ना आप ना डिस्क्लोज़ कर दीजिए। तो गाइस अगर उसके बाद वो डिस्क्लोज़ कर, उसको सिर्फ एक बार बोलना है कि आप प्लीज़ डिस्क्लोज़ कर दीजिए, उसके बाद क्लाइंट की मर्जी है वो डिस्क्लोज़ करे या ना करे, वो इनकमिंग ऑडिटर अपना काम कंटिन्यू रख सकता है। अब बात आते हैं कि जो पिछले साल वाला ऑडिटर था वो भी सेम था और जो इस साल है वो भी सेम था, लेकिन बेचारे ने ना ऐसा उसने अपना पूरा एफर्ट लगाया, पूरी जो ऑडिट कंडक्ट करी वो एज पर एसेज करी और एज पर ऑल लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क करी, लेकिन उसके बाद भी ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट कुछ गलतियां रह गई जो उसको इस बार पता चली, तो वो कहेगा प्लीज़ आप ये जो गलतियां छुपाई हुई हैं ना आपने, ये आप टैक्स डिपार्टमेंट को बता दीजिए। तो सीए एडवाइस द क्लाइंट टू डिस्क्लोज। अगर वो रिफ्यूज कर देता है, इज रिफ्यूजिंग टू डिस्क्लोज, देन सीए शुड डिसएसोसिएट विद द क्लाइंट्स एंड देन रिपोर्ट। वो टैक्स अथॉरिटीज को जाके फिर बताएगा कि ना मैंने जो बताएगा कि अभी भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा, सिर्फ वहां पे जाके बताएगा मैंने वहां से छोड़ दिया है और जो मैंने ऑडिट रिपोर्ट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पिछले साल साइन करी थी ना वो अनरिलायबल है, अब उसके ऊपर रिलाय मत करना। इंफॉर्मेशन गाइस अभी भी वो नहीं दे रहा, जो उसने इंफॉर्मेशन वहां पर ली थी वो सिर्फ इतना ही बता रहा है कि मैंने जो ऑडिट रिपोर्ट साइन करी थी ना पिछले बार उसके ऊपर रिलाई मत करना रिलाई। तो ये हमने फर्स्ट केस देखा, फ्रॉड रिलेटेड टू पास्ट ईयर रिटर्न्स और अकाउंट्स। तो गाइस ये देखा हमने, अब हम देखने वाले हैं फ्रॉड रिलेट्स टू करेंट ईयर अकाउंट। फ्रॉड जो है हमारा करेंट ईयर अकाउंट के साथ रिलेटेड है, तो उसमें उस केस में गाइस क्या करेंगे, ऐसे अकाउंट्स हैं जो अभी प्रिपेयर हो रहे हैं, तो उस केस में वो बोलेगा ऑडिटर कि प्लीज़ ना इसको आप अकाउंट में दिखा दीजिए, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा करेक्ट कर लीजिए। अगर क्लाइंट नहीं करता है तो सबसे पहले डिसएसोसिएट करेगा और अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो देगा ना वो क्वालिफाई कर देगा, या फिर सीए का असाइनमेंट जो है ना उससे पहले ही उसके 5 साल वाला पीरियड ना खत्म हो चुका है, तो उस केस में उसकी कोई भी फर्दर ड्यूटी नहीं है। तो ये गाइस हमने क्लोज 1 पूरा देखा। क्लोज 1 में सबसे पहले हमने क्या देखा कि कोई भी जो ऑडिटर ने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द एंगेजमेंट ली है जो उसको वो इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखनी है, किसी को बताना नहीं है एक्सेप्ट क्लाइंट, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्शन आता है, वो बता सकता है, बता किन दो केस में कर सकता है, या तो क्लाइंट से परमिशन मिल गई हो, या तो क्लाइंट से परमिशन मिल गई हो, या फिर क्लाइंट से पहले परमिशन ले ली, या फिर हमने क्या करा, लॉ एंड रेगुलेशन में कंपलसरी था तो भैया हमें बताना ही पड़ेगा। फिर वो कहता है ऑडिटर जो इन्फॉर्मेशन उसने ऑब्टेन करी है वो असाइनमेंट के कंप्लीट होने के बाद भी उसको नहीं बता सकता। उसके बाद गाइस पॉइंट आता है 143.12 में रिपोर्टिंग कर सकता है बिना किसी परमिशन के। उसके बाद गाइस पॉइंट आता है कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं वो उसको फॉलो करनी पड़ती हैं। अगर उसको कुछ फ्रॉड मिलता है तो उसको टैक्स अथॉरिटीज़ को जाके बताना भी नहीं है, छुपाना भी नहीं है, क्लाइंट को जताना है, उसको समझाना है, डराना है। अगर क्लाइंट समझदार होगा तो उसने अपने आप डिस्क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर एक पोइट्री बनती है, वो नोट आपने कर ली होगी, आई होप सो। ये पोइट्री आपको बहुत काम आने वाली है। उसके बाद हमने 2 केस देखे, अगर फ्रॉड जो है पिछले साल का था और करेंट ईयर का था, उसमें भी दो केस हमने देखे। तो गाइस इसी के साथ हमने क्लोज 1 को कंप्लीट करा, बहुत बड़ा क्लोज था। सो गाइस अब आगे चलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू क्लोज नंबर 2। तो क्लोज नंबर 2 कहता है गाइस चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी इन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही सर्टिफाइज और सबमिट इन हिज और हिज फर्म्स नेम a report of an examination of financial statement unless examination is done by him, his partner, his employee
एंड अनदर सीए इन प्रैक्टिस। गाइस वो कहता है कि ना चार्टर्ड अकाउंटेंट जी ना ऑफिस में सारा दिन बैठे रहते थे, वहाँ पर जाते ही नहीं थे क्लाइंट प्लेस पर जाए बिना ही ना क्लाइंट प्लेस पर जाए बिना ही ना उन्होंने रिपोर्ट साइन कर दी ना वहाँ पर उनका आर्टिकल काम करने गया। आर्टिकल की तो गाइस कोई वैल्यू नहीं है, आर्टिकल काम करने गया नहीं काम करने गया, उसका कोई आर्टिकल को, चलो उसने क्या करा 2 आर्टिकल को भेज दिया, ना वो वहाँ पर खुद गया, ना उसने चार्टेड अकाउंटेंट एम्प्लॉई चार्टेड अकाउंटेंट को भेजा, ना किसी पार्टनर को भेजा, ना कोई अनदर चार्टेड अकाउंटेंट को भेजा। सिर्फ जो जो आर्टिकल काम करके आए ना उसी के ऊपर रिलाई कर लिया और साइन कर दी रिपोर्ट। तो उस केस में भी हमारा चार्टेड अकाउंटेंट गिल्टी हो जाएगा गाइस। फिर उसके बाद आता है गाइस क्लॉज 3। तो क्लॉज 3 में देखते हैं गाइस क्या बोलता है। अ चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही परमिट्स his or his firm's name to be used in connection with the estimation of income, estimation of earnings contingent upon future transaction in a manner which may lead to the belief that he vouches for the accuracy of forecast। ये लाइन गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन, he vouches for the accuracy of forecast। तो गाइस अभी आपको समझ नहीं आएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करने का, समझते हैं इसको। इसमें वो बोलता है उसने क्या करा, ऑडिटर ने क्या करा, अपना नाम ना किसी और को दे दिया कि आप हमारा नाम ना यूज़ कर सकते हो, आप हमारा नाम ना यूज़ कर सकते हो। बट वो किस काम के लिए यूज़ कर रहा था, वो जो जिसको नाम दिया था किस काम के लिए यूज़ कर रहा था वो बंदा यूज़ कर रहा था कोई ऐसे काम के लिए, ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जो किसी फोरकास्ट पर डिपेंड थी या किसी प्रेडिक्शंस पर डिपेंड थी। इसके लिए गाइस हमने SAE स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट SAE 3400 ऑलरेडी कवर करा हुआ है अपने लेक्चर्स में। हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए SAE 3400, उसको प्लीज़ देखिए, उसके बाद आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो गाइस उस केस में मैंने प्रोजेक्शंस और फोरकास्ट का मतलब भी समझाया हुआ है। प्रोजेक्शंस आर गुड, प्रोजेक्शंस फोरकास्ट से अच्छे होते हैं। प्रोजेक्शंस में एक्सपेक्टेशन उसके ऑक्योर होने की ज़्यादा होती है और उस फोरकास्ट में कम होती है गाइस। तो प्लीज़ ये वहाँ पर देख कर आइए गाइस। उसके बाद वो बोलता है कि आप अगर ऐसा कोई काम कर रहे हैं और आप उसमें ओपिनियन ऐसा दे रहे हैं कि ये जो काम है ना ये तो होने ही वाला है, बट कि आपको खुद को पता है ये फोरकास्ट है, ये हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, तो आप इस केस में ना अपना ओपिनियन नहीं दे सकते। सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, आप एक बार पढ़ते हैं गाइस। According to SAE 3400, the examination of prospective financial information, member can participate in the preparation of profit or financial forecast and can review them provided he indicate clearly in his report that सबसे पहला पॉइंट है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, द बेसिस ऑफ फोरकास्ट एंड ऑल्सो मेजर एज्यूम्शंस मेड इन अराइविंग एट द फोरकास्ट। फिर लास्ट में गाइड ऑडिटर शुड नॉट इशू एनी ओपिनियन विच लीड्स टू बिलीव दैट द फोरकास्ट आर लाइकली टू अचीव। देखा गाइस आपने यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन, फोरकास्ट वो ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है कि उससे लग रहा है कि हाँ यार ये तो बिल्कुल हो ही जाएंगे। क्यों वो ऐसा कर रहा है? क्योंकि क्लाइंट ने उसको पैसा खिला दिया है, तो ऐसा काम नहीं करने का। Now moving on to clause number 4। तो क्लोज नंबर 4 देखते हैं गाइस। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी बिजनेस और एंटरप्राइज इन विच हिज फर्म और ए पार्टनर हैज़ ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो गाइस ये सिंपल सा क्लोज है, आपको समझ आ ही गया होगा कि चार्टेड अकाउंटेंट्स जो सर है ना हमारे, वो किसी ऐसी कंपनी में साइन कर रहे हैं, ऐसी कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं या जहाँ पर या तो वो खुद या उनकी फर्म या उनकी पार्टनर का कुछ इंटरेस्ट है, वहाँ पर कुछ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। ये छोड़ देंगे गाइस, ये बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही है, ठीक है। तो उसके बाद गाइस ये हम 4 क्लोजेस कर चुके हैं, क्लोज 1, क्लोज 2, क्लोज 3, क्लोज 4। क्लोज 1 में गाइस हमने डिस्क्लोजर वाला देखा था, क्लोज 1 में डिस्क्लोजर देखा था। क्लोज 2 में गाइस हमने देखा था कि उस चार्टेड अकाउंटेंट ने साइन कर दिया बट काम उसने चेक नहीं करा कि आर्टिकल ने काम कैसा करा है, ना ही उसने किसी CA को टीम में भेजा। फिर थर्ड पॉइंट गाइस हमने देखा, थर्ड पॉइंट में हमने क्या देखा कि उसने ना अपनी फर्म का नाम यूज़ करने के लिए दे दिया
और किस पर्पज़ के लिए, SAE 3400 में जो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो पर्टिकुलर पर्सन बना रहा है और साथ में ओपिनियन दे रहा है कि ये जो प्रोजेक्शंस है ना ये होने ही वाली हैं, लाइकली टू अचीव, तो ऐसा ओपिनियन नहीं देने का। फिर फोर्थ क्लोज में गाइस हमने देखा कि वो ऐसी जगह ऑडिट, ऐसी कंपनी में ऑडिट कर रहे हैं जहाँ पर या तो उनका पार्टनर या वो खुद या उनकी फर्म का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो ये 4 क्लोजेस अभी तक हम कर चुके हैं गाइस। अब जो क्लॉजेज आएंगे बैक टू बैक क्लॉजेज आएंगे, एकदम लिंक होंगे आपस में, आपको एकदम ध्यान देकर समझना ही पड़ेगा तभी समझ में आएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले आता है गाइस हमारे पास क्लॉज नंबर 5। ध्यान से आप देख के जाइए गाइस। He's failed to disclose a material fact known to him which is not disclosed in financial statement। गाइस इस केस में क्या था, आप देखो यहाँ पर कि चार्टेड अकाउंटेंट ना, हम गाइस पहले क्या करते हैं, पहले एक बार ना रीड आउट कर लेते हैं सारे क्लोजेस, उसके बाद समझेंगे, ये सारे आपस में ना लिंक करते हैं। तो देखते हैं, फेल्स टू डिस्क्लोज अ मटीरियल फैक्ट known to him which is not disclosed in financial statement but disclosure of which is necessary in making such financial statements। तो ये हमने क्लोज 5 पढ़ा, अब क्लोज 6 पढ़ने वाले हैं। He fails to report a material misstatement known to him to appear in a financial statement with which he is concerned in professional capacity। तो गाइस ये एक बार ध्यान से देखिए, फेल्स टू रिपोर्ट, वो पहले वाले केस में देखिए, दोनों दिख रहे हैं आपको, पहले वाले केस और सेकंड वाले केस को देखिए गाइस, सिर्फ नीचे मत देखिए, सिर्फ आपको पहले वाले और सेकंड वाले केस को देखना है यहाँ पर। तो देखिए गाइस, अब एक बार कंपेयर करते हैं। यहाँ पर देखिए, फेल्स टू डिस्क्लोज अ मटेरियल फैक्ट नोन टू हिम विच इज़ नॉट डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहाँ देखिए, फेल्स टू रिपोर्ट अ मटेरियल मिस स्टेटमेंट नोन टू हिम टू अपीयर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गाइस यहाँ पर अपीयर हो रही है, वो अपीयर है यहाँ पर नोट यहाँ पर वो अपीयर है। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो सपोज रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देनी थी लेकिन क्लाइंट ने नहीं दिया, और वो ऐसी इंफॉर्मेशन है उसके दिए बगैर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे से, मतलब पूरी उसको हम ठीक नहीं मान सकते, तो वो वाला केस होगा क्लोज 5। फिर क्लोज 6 में आते हैं, रिलेटेड पार्टी की इंफॉर्मेशन तो दी है बट सारी रिलेटेड पार्टीज इंक्लूड ही नहीं करी, कुछ छोटी रिलेटेड पार्टी जो है उनकी इंफॉर्मेशन दी है, वो आएगा क्लोज 6 में। अब क्लोज 7 की बात करते हैं, क्लोज 7 आएगा गाइस लास्ट में। नाउ मूविंग ऑन टू क्लोज 8। क्लोज 8 क्या कहता है गाइस, वो देखने वाले हैं अब हम। तो देखिए, ही इज फेल टू ऑब्टेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू वारंट द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, ये फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, हिज एक्सेप्शंस आर सफिशिएंट मटेरियल टू निगेट द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। इसमें कहता है सबसे पहली बात फर्स्ट पॉइंट में कि उसने ना सबसे अपना काम ही नहीं ढंग से किया। सबसे पहली बात तो उसने अपना काम ही ढंग से नहीं किया, पूरे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ना उसने ऑब्टेन ही नहीं करे। फिर सेकंड पॉइंट में वो बोलता है, हिज एक्सेप्शंस आर सफिशिएंट मटेरियल टू निगेट द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। जो उसने जो एक्सेप्शंस है ना, जो काम जो उसने इन्फॉर्मेशन मांगी और इन्फॉर्मेशन उसको वहाँ से नहीं मिली, वो इतनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन थी कि उसको ओपिनियन देना ही नहीं था, उसको डिस्क्लेमर देना था, डिस्क्लेमर, और वो जाके ओपिनियन दे आया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिप्रेजेंटिंग ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल व्यू। तो गाइस कितना बड़ी गलती, ब्लंडर हो जाएगा ये, ब्लंडर। तो क्लोज 8 में वो ये बोलता है। फिर क्लोज 9 में बोलता है कि ठीक है, चलो गलती तो हो जाती है, इंसान से गलती होती है, लेकिन आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ना उस गलती को प्लीज़ दर्शा दीजिए, उनके गलती के दर्शन शेयर होल्डर्स को करवा दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो जहाँ आपकी गलती है वहाँ तो आपका आप गिल्टी होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आप क्लोज 9 में भी गिल्टी होंगे। तो गाइज ये कुछ बैक टू बैक हमने 5, 6, 8, 9 क्लोज करे। तो अब एक बार देखते हैं क्लोज नंबर 5 में हमने क्या देखा। मैंने इसको हिंदी में लिखा हुआ है गाइज, आप भी लिख सकते हैं गाइज, ये कहीं से आप भी इसको साथ में लिख सकते हैं। तो देखिए गाइज, यदि क्लाइंट है, क्लोज 5 पे मैं देख रहा हूँ इस टाइम, क्लोज 5 के ऊपर हूँ मैं।
तो इसमें देखते हैं क्लोज 5 में क्या बोलता है। यदि क्लाइंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई इंपॉर्टेंट मटेरियल बात का जिक्र नहीं किया जबकि वो ज़रूरी था और सीए ने भी इस बात को रिपोर्ट में नहीं दिखाया, तो रिपोर्ट क्वालिफाई और एडवर्स देनी थी लेकिन क्लीन दे दी, तो वो गिल्टी हो जाएगा, गिल्टी हो जाएगा। एक बार दोबारा पढ़िए। यदि क्लाइंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई इंपॉर्टेंट मटेरियल बात का जिक्र नहीं किया जबकि वो जिक्र करना ज़रूरी था और सीए ने भी उस बात को रिपोर्ट में नहीं दिखाया, तो ये क्लोज 5 बोलता है गाइस। उसके बाद हम बात करेंगे क्लोज 6 की। क्लोज 6 देखिए क्या बोलता है गाइस। यदि क्लाइंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई आइटम दिखाया तो रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर दिया तो, बट छोटी छोटी पार्टीज का दे दिया, जो बड़ी बड़ी पार्टीज थी ना उनका तो दिया ही नहीं, तो गाइस उस केस में भी रिपोर्ट को क्वालिफाइड एडवर्स देना था, लेकिन वो क्लीन देकर आ गए भाई साहब, क्योंकि रिश्वत ले ली थी, एक पेटी खोखा एक खोखा ले लिया था उन्होंने, हमारे सीए सर ने। तो गाइस ऐसा नहीं करने का, ऐसा नहीं करने का। तो फिर देखते हैं उसके बाद गाइस क्लोज 7 हमारे पास आ रहा है गाइस। क्लोज 7 को लास्ट में करेंगे, पहले क्लोज 8 देखेंगे गाइस। क्लोज 8 में देखिए, सीए ने सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं ली जो कि ज़रूरी थी ओपिनियन देने के लिए। यार वो ज़रूरी थी, बहुत ज़रूरी थी ओपिनियन देने के लिए। और पहला पॉइंट ये है कि उसने सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं ली, वो ज़रूरी थी ओपिनियन लेने के लिए। फिर वो कहता है जो इन्फॉर्मेशन उसे नहीं मिली ना वो इतनी इम्पोर्टेंट थी कि अगर वो नहीं मिली थी तो आपको डिस्क्लेमर वहाँ पर देकर आना था, ओपिनियन डिस्क्लेम कर आना था कि हम अपना वो जो भी है अपना ओपिनियन नहीं दे पा रहे। ठीक है गाइस। फिर हमारे पास आता है क्लोज 9 में हमारे को वो बताता है, कि ही इज़ फेल टू इनवाइट अटेंशन टू एनी मटेरियल डिपार्चर फ्रॉम जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर्स। उसने क्या करा गाइस, कि जो एसएस का कंप्लाइंस करना था ना, एसएस का जो कंप्लाइंस करना था वो कंप्लाइंस उन्होंने नहीं किया, एसएस का कंप्लाइंस नहीं किया। सपोज एसए 240 में वो कहता है कि आपको अगर कोई फ्रॉड होता है तो उसकी रिपोर्टिंग करनी होती है। तो सबसे पहली बात तो उन्होंने फ्रॉड देख लिया वहाँ पे कि हाँ ठीक है, डायरेक्टर ने ना सीएफओ ने फ्रॉड वहाँ पर करा हुआ है, लेकिन देख लिया तो सबसे पहले वो आगे के क्लोजेज में यानी कि क्लोज 5 या 6 में 7 में इन तीनों क्लोजेज में कहीं ना कहीं वो पहले ही दोषी है। उसके बाद उसने देखकर भी अपनी रिपोर्ट में पहले तो उसने फ्रॉड को देखा अपनी आंखों से, फिर उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उस फ्रॉड को नहीं दर्शाया हुआ ये भी अपनी आंखों से देखा। उसके बाद तो भाई तुम्हारी रिपोर्ट है यार, तुम अपनी रिपोर्ट में तो कम से कम उसको लिख दो, अपनी रिपोर्ट में तो कम से कम लिख दो यार। वो यही बात क्लोज 9 में बोल रहा है। गाइस क्लोज 7 हमने छोड़ दिया था। क्लोज 7 कहता है कि अगर क्लोज 5 और 6 में तो स्पेसिफिक जो नॉन कंप्लाइंसेस है वो दिए हुए हैं, कि क्लोज 5 में बोला है कि कोई ऐसी मटेरियल इंफॉर्मेशन थी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लाइंट ने नहीं दी और वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। फिर इसमें बोला है उसने इन्फॉर्मेशन तो दी बट वो जो इन्फॉर्मेशन है वो मटेरियल मिसस्टेटेड है, यानी कि उसमें गलतियां हैं। फिर क्लोज 7 में बोलता है क्या है कि अगर ऐसी कोई गलती नहीं है जो क्लोज 5 और 6 के उसके अलावा कोई गलती है, क्लोज 5 और 6 के अलावा कोई गलती है तो वो आएगी क्लोज 7 में। पढ़िएगा इस He does not exercise due diligence or is grossly negligent in conduct of his professional duties. अब हिंदी पढ़िएगा इसकी। सीए ने पूरी केयर से काम नहीं करा या वो लापरवाह था। तो क्लोज 7 तो क्लोज 5, 6, 8 के साथ लग सकता है। यदि एग्ज़ाम में किसी केस में स्पेसिफिक क्लोज 5, 6, 8 नहीं अप्लाई हो फिर भी लगे कि सीए दोषी है तो क्लोज 7 लगाइए। देखा गाइस हिंदी कितनी यूज़फुल है ना गाइस, है ना। तो उसके बाद लास्ट क्लोज है हमारा क्लोज नंबर 10। इसमें वो बोलता है गाइस सीए को ना कुछ पैसा मिला, जो पैसा ऐसा मिला वो ना तो उसकी फीस थी ना ही उसकी मतलब कोई भी रेम्यूनरेशन थी, ना ही उसका कन्वेंस का खर्चा था। वो जो पैसा उसको मिला ना, वो पैसा जो उसको मिला जो अदर देन फीस था, अदर देन रेम्यूनरेशन था, अदर देन उसके कन्वेंस का जो खर्चा था उससे था, उसको अलग बैंक अकाउंट में रखना है, सपोज सर्विस टैक्स की रजिस्ट्रेशन क्लाइंट ने करवाई और रजिस्ट्रेशन करवाने वक्त हमारे को
सपोज 5-6 हज़ार रुपये लगते हैं तो क्लाइंट ने फ़ीस तो अलग दे दी, आप कितनी भी मान लो 3,000 रुपये फ़ीस अलग दे दी। उस 3,000 रुपये को तो चाहे आप जला दो, चाहे आप कुछ भी करो, चाहे आप दान कर दो, दान पेटी में डाल दो, अपने बैंक अकाउंट में रख लो, अपनी वाइफ को दे दो, अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दो, कुछ भी कर दो गाइस उसका। लेकिन जो उसने 6,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस के दिए हैं, आप उसका यूटिलाइज़ करके अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट लेकर दे रहे हो उस 6,000 रुपये से, तो ऐसा नहीं होने देंगे, इतना जुल्म नहीं होने देंगे। तो गैस ये हमने उसमें देखा क्लोज 10 में। तो गैस इसी के साथ हमने जो अपना पूरा क्लोज नंबर शेड्यूल 2 का पार्ट 1 पूरा कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, जो चार्ट कैसा मैंने प्रिपेयर करा हुआ है। अगर आपको यूज़फुल लगे तो मेरे को बताना, मैं कोशिश करूँगा कैसे भी इसको स्कैन करता हूँ या कैसे भी करता हूँ। एक मिनट रुकिएगा इस कोशिश करते हैं गाइस। तो ये गाइस कुछ ऐसा चार्ट आपको दिखेगा, ठीक है गाइस, ये ऐसा कुछ चार्ट आपको है ये मेरे पास। इसमें यहाँ पर मैंने जो आप साइड में देख रहे हैं, हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो मतलब पूरा है इसमें। तो अगर आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ आपको कमेंट में मेंशन करना होगा कि हाँ हमको चाहिए, तो मैं देखूँगा गाइस। पूरा तो आ नहीं पाएगा, तो देखते हैं कैसे 2 पार्ट में होगा या कैसे होगा, तो इसको हम देखेंगे। तो गैस अभी सिर्फ हमारे 2 ही क्लोज रह गए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, बाकी ऐसा कुछ भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लोज 6 और 7 हमारे रह गए हैं, उसको हम देखेंगे बाद में गाइस। उसके लिए अलग से पर्टिकुलरली 30 अराउंड मेरे ख्याल से 15-20-25 मिनट उसको उन दोनों क्लोजेज को ही लगेंगे, तो उसको हम बाद में देखेंगे। सो गाइस मेन पोर्शन अराउंड 75% पोर्शन प्रोफेशनल एथिक्स का हम कवर कर चुके हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। इफ़ यू लाइक द पर्टिकुलर वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज गाइस इस इस पर्टिकुलर लेक्चर की बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंस है, तो स्टूडेंट्स को बहुत इसकी रिक्वायरमेंट भी है। तो प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके करिए गाइस। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच।